नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम एमसीक्यू के माध्यम से राजस्थान का जो है इतिहास वो पढ़ रहे हैं और इसी के तहत आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश में जो मोटा राजा उदयसिंह हैं वहाँ से आज प्रश्नों की श्रृंखला है वो आगे शुरू करेंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि मारवाड़ में राव चंद्रसेन कि 1581 में जो सारण की घाटी है जो पाली के अंदर है वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अकबर ने 1581 से लेकर और 1583 तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। कितना? 1581 से लेकर 1583 तक। तो अब उससे संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या है जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें ये प्रश्न संख्या 106 है जो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। और इतने प्रश्न मारवाड़ के मतलब जो भी कोई भी प्रश्न ऐसा है जो लगभग कम से कम 7-8 पुस्तकें हैं उनसे जितने भी बन रहे हैं जो परीक्षाओं में आए वो भी साथ में सम्मिलित कर रहे हैं और जो परीक्षाओं में नहीं आए हैं और उसका मैटर बन रहा है तो उनके भी हमने प्रश्न बनाए हैं। और शायद इतने प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इनसे बाहर जाए। तो प्रश्न संख्या 106 है कि मारवाड़ का वो प्रथम शासक जिसकी मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया। देखिए, जब मारवाड़ के इतिहास की बात की जाती है तो मारवाड़ के इतिहास में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया है। एक तो जब 1581 में, कब? 1581 में सारण की जो घाटी है, इस सारण की घाटी में जब राव चंद्रसेन की मृत्यु होती है तब 1581 से लेकर और 1583 तक मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया। और ये खालसा घोषित करने वाला जो मुगल बादशाह वो कौन था? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर ने मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित किया। खालसा का अर्थ होता है कि यहाँ की हुकूमत सीधी केंद्र के अधीन, यानी कि जैसे दिल्ली में जो शासन कर रहा है वो पूरे भारत का केंद्र था, यानी कि वो केंद्रीय राजधानी थी। तो ये जो मारवाड़ का स्टेट के जितने भी फैसले लिए जाते थे वो सीधे मारवाड़ के द्वारा नहीं लेकर किसके द्वारा लेने शुरू हो गए? दिल्ली के बादशाह के द्वारा लेने शुरू हो गए। तो ये क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? खालसा कहलाता है। और ऐसे में 1581 से 83 तक खालसा कौन सा स्टेट हुआ? मारवाड़ हुआ। और वो किसकी मृत्यु के बाद में हुआ? तो मृत्यु हुई उस समय राव चंद्रसेन की। और राव चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ हुई? तो सारण की पहाड़ियाँ जो पाली में हैं। कहाँ पर है? सारण की जो पहाड़ियाँ हैं पाली में, वहाँ पर इसका 31 दिसंबर 1583 को 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में 81 से लेकर 83 तक 3 वर्ष तक, लगभग 3 वर्ष का समय है, इसमें अकबर ने खालसा घोषित कर दिया। एक और इसके अलावा मारवाड़ के इतिहास में जसवंत सिंह प्रथम के समय, किसके समय? जसवंत सिंह प्रथम के समय, जब जमरूद के अंदर जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। कब? जमरूद के अंदर जब दक्षिण के अभियान में थे उस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद में भी मारवाड़ खालसा घोषित हुआ था। ठीक है ना? किस समय? और उस समय दिल्ली में शहंशाह कौन था? उस समय दिल्ली में शहंशाह था औरंगजेब। औरंगजेब यानी कि मुगल काल का सबसे जो है, जिसके समय में सीमाएं इतनी बढ़ गई थी कि इतना बड़ा साम्राज्य अकबर के समय भी नहीं था जितना औरंगजेब के समय था। लेकिन औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने निकृष्ट थे या फिर अयोग्य थे कि इतने बड़े साम्राज्य को तथा विभिन्न विभिन्नताओं वाले उस साम्राज्य को तथा उसमें जो विभिन्न जैसे कि पठान वगैरह ऐसी
जो शासक थे, जो इनके अधीन मतलब एक औरंगजेब जैसा निरंकुश शासक ही उनको अपने अधीन रख सकता था। या फिर आगे भी ऐसे अगर योगी शासक होते तो मुगल बादशाहत है वो राज भारत के अंदर ज़्यादा चलती, लेकिन ऐसा आगे अयोगी शासकों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। तो इस प्रकार से मारवाड़ में जब खालसा की बात की जाए, मारवाड़ राज्य में, तो पहला तो अकबर के काल में, एंड उस समय मारवाड़ का राजा कौन था? राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में। दूसरा हुआ जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई, तब मारवाड़ में क्या खालसा, मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। देखिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो जो राजा पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न फिर इसके अलावा कोई छूट नहीं रहा है। मोटा राजा उदयसिंह हूँ, यानी कि ये जो राव चंद्रसेन के बाद में जो राजा बने उनका नाम मोटा राजा उदयसिंह है। उनके समय में राजपीपला के युद्ध में किसके साथ गुजरात के बागी मुजफ्फर खां के विरुद्ध अभियान में साथ गया था? यानी कि मोटा राजा उदयसिंह किस जो राजपीपला का युद्ध हुआ था उसमें गुजरात की बागी जो ये मुजफ्फर खां है, जो पहले अकबर के अधीन था लेकिन ये बागी हो जाता है, और ऐसे में इसको कंट्रोल में करने के लिए या फिर वहाँ से भगाने के लिए यहाँ पर मुगल सेना भेजी जाती है, उसमें उदय सिंह भेजा जाता है। लेकिन वो किसके साथ में भेजा जाता है? तो वो था खान खाना। कौन था? खान खाना। इस खान खाना के साथ में मोटा राजा उदय सिंह हैं, वो भी कहाँ जाते हैं? राजपीपला के युद्ध में जाते हैं। और कहा जाता है कि मुजफ्फर खां को है गुजरात से क्या था, वो भगा दिया था। ठीक है ना, राजपीपला के युद्ध में मुजफ्फर खां को वहां से भगा दिया और इस प्रकार से गुजरात में वहाँ है जो उनके अधीन वहाँ का जो सेनापति है उसको वहाँ पर नियुक्त करके और पुनः गुजरात को है वो मुगलों के अधीन कर दिया गया। वहाँ जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित होने चाह रही थी वो वहाँ पर हो नहीं पाई। ठीक है, और ये युद्ध है वो आपका 1587 का युद्ध है। कब है? 1587 का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 108। मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने लाहौर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? देखिए अब मोटा राजा उदय सिंह ने इससे पहले 1581 से लेकर 1583 तक मारवाड़ खालसा घोषित हुआ था और 83 में जो है मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। उसके बाद में 1584 में वो एक अभियान में जाता है जो मुगल का शासक जो अपने ये एक मिनट रुकना, इसके अंदर 1592 का तो ये युद्ध है जब अकबर को प्रशासक अकबर है जो लाहौर का प्रशासक मोटा राजा उदय सिंह को नियुक्त करता है। ठीक है, 1592 ईस्वी के अंदर। और 1584 के अंदर जो राजपीपला का जो युद्ध है वो 1584 में होता है। कब होता है? 1584 में होता है। और ये युद्ध किसके विरुद्ध होता है? जो गुजरात में बागी हो गया था, कौन? मुजफ्फर खां, उसके विरुद्ध हुआ था। और एक बुलंदशराय करके और था, वो 1577 में है। और उसमें भी जब मोटा राजा उदय सिंह को भेजा था उस पर भी इन्होंने क्या कहते हैं नियंत्रण कर लिया था। और इस प्रकार से ये 1577, 1584 इन युद्धों में जब मोटा राजा उदय सिंह ने सफलता प्राप्त की और इस सफलता से प्रसन्न होकर मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने क्या लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया। और कब? 1592 में। प्रश्न संख्या 109 है कि मोटा राजा उदय सिंह के काल में किस स्थान पर चारणों ने महाराजा से नाराज होकर जोहर किया था? यानी कि राजस्थान का मारवाड़ का वो स्थान जहां पर चारणों और ब्राह्मणों ने जोहर किया था। ठीक है ना, तो वो स्थान कौन सा था? और वो मोटा राजा उदय सिंह के काल में ऐसी घटना घटित हुई थी मारवाड़ के एक स्थान पर, और वो स्थान है आउवा। ये आउवा वही है जब 1857 की क्रांति होती है उस समय यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत ने
अंग्रेजों के विरुद्ध है जो बिगुल बजाया था। यानी 1857 की क्या क्रांति का भी केंद्र ये कौन सा, ये खुशहाल सिंह जो अहुआ रहा था। ठीक है। और ये है मोटा राजा उदय सिंह के समय में एक घटना घटित हुई थी कि मोटा राजा उदय सिंह ने चारणों और ब्राह्मणों को जो दान में जो जागीरें दी थी वो जागीरें सभी जब्त कर दी थी। किनको? एक तो चारणों को दी और दूसरी ब्राह्मणों को दी थी या फिर भाटों को दी थी। वे सभी जागीरें हैं वो जब्त कर दी गई थी। और इन ये जो चारणों ब्राह्मणों और भाटों को जो जागीरें प्रदान की जाती थी वो किसके लिए प्रदान किया जाता था? या तो या शिक्षा से संबंधित कार्य करने के लिए, या फिर साहित्य रचना में जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, या फिर ऐसी साहित्यिक रचना रची है जिसके कारण उस पर प्रसन्न होकर जो राजा महाराजा है वो चारणों ब्राह्मणों और भाटों को जागीरें दे देते थे और उनको कहते थे शासन कैसी? शासन शासन जागीर कहा जाता था। और ये जागीरें हैं जो वापस नहीं ले जाती थी। चार चार कैटेगरी है जो कास्ट इसकी है, जमीन भूमि की है। जैसे कि सामंत शाही जागीरें और एक शासन जागीर है। ऐसी करके कुल 4 जो है जमींदारों की जो कैटेगरी है उसी में ये कौन सी है? ये शासन जागीर है। और इसमें चारणों और ब्राह्मणों को मोटा राजा उदय सिंह के काल में दिए हुए सभी उनकी जो जागीरें वो जब्त कर दी थी। तथा ऐसे में चारणों ने इनसे बात की, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने इनकी बात कोई एक भी नहीं सुनी। और ऐसे में ये जो आहुआ है, और आहुआ में उस समय था मुकुंदास चांपावत। कौन? मुकुंदास चांपावत। ये जागीर थी जो आहुआ की, वो किनके पास में थी? मुकुंदास चांपावत के पास में थी। और इन मुकुंदास चंपावत ने चारणों और ब्राह्मणों को आहुआ में एक स्थान दिया था कि आप यहाँ आइए और अपनी बात रखिए। लेकिन उसके बाद में कहा जाता है कि मुकुंदास चंपावत से भी मोटा राजा उदय सिंह नाराज हो गए। और ऐसे में इन्होंने मुकुंदास को, आहुआ तो इनकी खुद की थी, ये जो चंपा जी जो इनके जो चंपावत है वो चंपा जी की वंशज है। तो ये आहुआ की जो जागीर थी वो तो चंपा जी की खुद की थी। और लेकिन जो पाली है इनको मुकुंदास चांपावत को मारवाड़ की तरफ से दी की जागीर थी। और ऐसे में जो पाली की जागीर थी वो उन्होंने मोटा राजा उदय सिंह को वापस लौटा दी। तथा आहुआ में इन्होंने चारणों और ब्राह्मणों को जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर, इन सभी को वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए जो सत्याग्रह इन्होंने आरंभ किया था उनके लिए इनको स्थान दिया। लेकिन वहाँ पर समय पर मोटा राजा उदय सिंह ने इनकी बात नहीं सुनी। और ऐसे में यहाँ पर तागा किया गया था, मतलब उन्होंने सभी लोगों ने आपघात की थी। फिर उन सभी को जितने लोग वहाँ पर वो जो उन्होंने जोहर किया उन सभी को मुकुंदास चांपावत ने उनका अंतिम संस्कार किया तथा जितने जो बचे हुए चारण थे उनके पीछे पीछे मुकुंदास चांपावत गए थे। और कहा जाता है सवाई राजा सूरसिंह के समय इन्हीं सभी चारणों को वापस मनाया जाता है और वापस जोधपुर लाकर और मारवाड़ में जहाँ जहाँ इनकी जो रियासतें थी, इनकी जो जागीरें थी वहाँ पर उनको वापस लौटा दी जाती है। इस प्रकार से ये था। अब देखिए ये जो मोटा राजा जो है ना, उदय सिंह के नाम के साथ में ये जो संबोधन है ये भी चारणों के द्वारा दिया गया मोटा राजा संबोधन है। ये जो प्रतीक है ये कोई वीरता का या फिर सम्मान का प्रतीक नहीं है। ये उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि आहुआ के अंदर जब उनकी बात नहीं सुनीगी और उनको आपघात यानी कि तागा करना पड़ा, ऐसे में उन्होंने अपने शासक का नाम नहीं लेना तय किया। और ऐसे में उदय सिंह को उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया? मोटा राजा कहना शुरू कर दिया। और तब जब एक बार की बात है कि दुर्सा आडा जो अकबर के दरबार में थे और वो भी इस सत्याग्रह में शामिल थे। और कहा जाता है कि उन्होंने भी जो कटार थी वो अपने यहाँ पर जो गले के अंदर घोंप दी थी, लेकिन देवी कृपा से कहिए या फिर ईश्वरीय कृपा हुई, लेकिन वो बच गई। और वो वहाँ वापस जो अकबर के दरबार में जाते हैं तब वो कोई रचना वगैरह करते हैं, तब
कहा जाता है कि उनके कंठ से आवाज़ है वो जितनी बुलंद पहले थी इतनी वो बुलंद आवाज़ नहीं आई। तो अकबर ने कहा कि कविराज आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? तब वो कहते हैं कि किसी कुत्ते ने मेरे को काट दिया है। और तब उन्होंने कहा कि भाई कुत्ता कौन है? तो ऐसा करके ये एक बात है जो इतिहास में मिलती है। तो ये जो इतिहास से संबंधित है, उसके बाद में उन्होंने उदय सिंह को नाम से संबोधित नहीं करके उनको सिर्फ मोटा राजा का नाम दिया। तो ये मोटा राजा कोई सम्मान का प्रतीक न होकर चारणा द्वारा दिया गया था। लेकिन अकबर ने कहा कि ये तो उदय सिंह है, वो तो वास्तव में मोटा राजा है, दयालु राजा है, और ऐसे में ये नाम हमेशा के लिए इनके साथ में इनके संबोधन में क्या मोटा राजा जुड़ गया। लेकिन अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये जो मोटा राजा उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी गई नहीं है, ये चारणों और ब्राह्मणों के द्वारा दी गई है। और ये भी उन्होंने द्वेष बस, यानी कि जब उनके उनके साथ में जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा जो शासक जो हमें हमारी बात न सुने, तो ऐसे शासक का नाम नहीं लेना ही सबसे अच्छी बात होगी। और ऐसे में उन्होंने मोटा राजा नाम इनको कहना शुरू किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 110 है। देखिए प्रश्न संख्या 110, और इसमें कहा गया है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? और ये प्रश्न आया हुआ ARO जो हॉर्टिकल्चर है, वर्ष 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। यानी कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जो जगत गोसाई थी उसका विवाह किस मुगल युवराज से किया या फिर किस मुगल शासक से किया, ठीक है ना, ये आपको बताना है। इसके अंदर लिखा हुआ है सलीम, और इसके साथ में है बहादुर शाह, खुर्रम और सदावत खां। तो इसमें मोटा राजा उदय सिंह का समय आपको याद होना चाहिए कि इनका जो समय है वो होता है 1583 से और 1595 तक। क्या समय है इनका? 1583 से 1595। और उस समय आपको ये देखना है कि उस समय मुगल शासक कौन है। देखिए अकबर है वो 1605 तक रहता है। किस तक? 1605 तक अकबर रहता है। और 1583 से 1595, इसका मतलब ये काल किसका है? अकबर का है। और ऐसे में मोटा राजा उदय सिंह अपनी पुत्री जुगत गोसाई का विवाह करता है वो अकबर के पुत्र सलीम से, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होता है? जहांगीर नाम से प्रसिद्ध होता है। किस नाम से? जहांगीर नाम से प्रसिद्ध होता है। और इस जहांगीर से है जो खुर्रम पैदा होता है। ठीक है, कौन सा? खुर्रम। खुर्रम बाद में शासक बनता है और वो किस नाम से? शाहजहां नाम से। किस नाम से? जो है जहांगीर के बाद में जो मुगल शासक बनता है वो कौन बनता है? शाहजहां। ये जो शाहजहां है वो इसी जगत गोसाई का था। किसका था? इसी जगत गोसाई का था। इसका नाम मानबाई भी मिलता है। क्या? मानबाई भी मिलता है। और इसको जोधाबाई भी कहते हैं क्योंकि ये जोधपुर की थी। और जगत गोसाई भी, ये भी जगत गोसाई नाम है जो सलीम यानी जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो ये शादी है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह है वो किस मुगल युवराज के साथ में किया था? वो सलीम यानी कि जहांगीर के साथ में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इससे संबंधित मारवाड़ के शासकों ने जो मुगल बादशाहों से अपनी पुत्रियों का जो विवाह किया है उनके बारे में जानकारी मुंडियार ख्यात। कौन सी? मुंडियार। मुंडियार एक गांव है जो नागौर के अंदर है, उसकी ख्यात है। और उसके अंदर ये सभी जो कितनी कितनी जो है इनसे संबंधित पूरी पूरी जानकारी है वो इनसे प्राप्त होती है या फिर मिलती है। प्रश्न संख्या 111 है कि मारवाड़ का वो प्रथम राठौड़ शासक कौन सा? मारवाड़ का वो प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में जोधपुर की राजगद्दी दी गई। देखिए अकबर ने जो 1570 में कौन सा
1570 में कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार लगाया था। और इस नागौर दरबार में कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार। और इस दरबार के अंदर नागौर दरबार में मारवाड़ से राव चंद्रसेन भी गया, राव चंद्रसेन का बड़ा भाई राम भी गया, और उसके साथ में ये मोटा राजा उदय सिंह गया। यानी कि राम गया, राम, मोटा राजा उदय सिंह और राव चंद्रसेन, ये सभी वहाँ गए थे। ठीक है न? लेकिन चंद्रसेन ने जब वहाँ का माहौल अपने पक्ष में नहीं देखा, तब चंद्रसेन अपना पुत्र राय सिंह था उसको वहाँ पर छोड़कर और भादराजुड़ निकल जाता है, और पीछे रह जाते हैं राम और मोटा राजा उदय सिंह। और राम को जो चंद्रसेन के काल में 1563 में 1562 में जब राव मालदेव की मृत्यु होती है, उस समय चंद्रसेन शासक बनता है। और 1564 में जब पहली बार मुगल सेना जो मारवाड़ पर आक्रमण करती है, उस समय इसको सोजत की जागीर प्रदान कर दी जाती है, और पीछे रह जाता है कौन? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह को भी उस समय फलौदी की जागीर प्रदान की थी। कहाँ की? फलौदी की जागीर। और बाद में ये है जो 1570 के नागौर दरबार में राम और मोटा राजा उदय सिंह दोनों ने वो अकबर की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में यानी कि वो मारवाड़ का वो प्रथम शासक हो गया जिसने किसकी? अकबर की क्या अधीनता स्वीकार की, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और मारवाड़ का वो प्रथम शासक है जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये दोनों ही बातें किसके साथ में लागू होती हैं? वो होती है मोटा राजा उदय सिंह के साथ में होती है, न कि राव चंद्रसेन के साथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह। और जब ये 70 में अधीनता स्वीकार करता है, तब 1583 में जब मारवाड़ से खालसा हटाया जाता है, तब ये वहां का मारवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। प्रश्न संख्या 112, और निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? और ये प्रश्न बहुत हाई लेवल का है। एसोसिएट प्रोफेसर 2024 में ये प्रश्न आ चुका है। आप समझोगे प्रश्न बहुत सीधा है, सरल है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरा राजपूत है जितने भी राजा हैं वो सभी, ये तो ऑप्शन के अंदर सिर्फ उन्होंने मारवाड़ के और एक सिरोही का राजा है उसका नाम दे दिया है। अगर ये एक मारवाड़ से, एक मेवाड़ से, एक बीकानेर से और होता तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल होता। अब इसके अंदर ये पूछा है कि किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ में युद्ध नहीं किया? देखिए, महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1567 के अंदर। राव चंद्रसेन 62 में शासक बनता है, और 64 से उसके साथ में युद्ध आरंभ हो जाते हैं। 64 का युद्ध, 1570 में सिवाना का युद्ध, और जिंदगी भर 1581 तक वो यही काम करता है। फिर रह गया सुल्तान देवड़ा, और ये शासक कहाँ का था? सिरोही का था। कहाँ का था? सिरोही का शासक था। और दुरसा आडा है ना, इस युद्ध में सुल्तान देवड़ा मारवा जो मुगल सेना थी, उस मुगल सेना के अंदर दुरसा आडा होते हैं, राय सिंह होते हैं, लेकिन उसके अंदर दुरसा आडा जो युद्ध में घायल हो गए थे, और बाद में सुल्तान देवड़ा ने उनको वहाँ युद्ध भूमि से में जब घायल पड़े थे वहाँ से निकाल कर वापस उनका उपचार किया। और बाद में जो दुरसा आडा वो कहाँ रह गए? वो यहीं सिरोही में रह गए थे। और सुल्तान देवड़ा का ये जो युद्ध है सिरोही वाला, ये है देतानी का युद्ध। देतानी, या फिर देतानी नहीं, इसको दत्तानी कहते हैं। देतानी तो बाड़मेर के अंदर है, शिव के अंदर ये गांव है। और वहाँ के निवर्तमान जो एमएलए हैं माननीय अमीन खान साहब, उनका ये देतानी गांव है। लेकिन ये दत्तानी है वो कहाँ है? सिरोही में। और ये अकबर का एकमात्र ऐसा युद्ध था इसके अंदर अकबर को हार जो है स्वीकार करनी पड़ी थी। कौन सा? देतानी के युद्ध में अकबर पराजित हुआ था। अब देखिए इसमें से अब आपको महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध हो गया, चंद्रसेन के साथ में युद्ध हो गया, सुल्तान देवड़ा के साथ में युद्ध गया, लेकिन मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और ऐसे में उनको ऐसा कोई प्रयोजन, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वो उनके बीच में युद्ध हो, क्योंकि वो हमेशा उनके अधीन रह गया। और उनकी जो है उन्होंने जो कहा उससे बाहर वो गया ही नहीं, तो युद्ध की संभावना बढ़ी ही नहीं। तो ये कौन सा शासक था?
मोटा राजा उदय सिंह था, जो मारवाड़ से था। प्रश्न संख्या 113 है, मारवाड़ का वो शासक जिसका संबंध मलिनाथ पशु मेले से है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हटकर है, यानी कि मारवाड़ के जितने भी जो पशु मेले हैं और उन पशु मेलों में ये जो मलिनाथ राव मलिनाथ पशु मेला है वो सबसे जो प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, और ये कहाँ लगता है? ये जो वर्तमान में जो बालोतरा जिला है, और बालोतरा जिले में तिलवाड़ा नामक स्थान है, और तिलवाड़ा और खेड़ जहाँ से लूणी नदी निकलती है वहाँ पर राव मलिनाथ जी का जो है पशु मेला लगता है। और विशेष रूप से ये मालानी के घोड़ों के लिए और कांकरेज नस्ल की गाय और सांचोरी बैल वगैरह इस पशु मेले में बिकते हैं। तो ये जो पशु मेला है इसका शुभारंभ किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था मोटा राजा उदय सिंह के काल में। किसके काल में? मोटा राजा उदय सिंह के काल में ये मलिनाथ पशु मेला आरंभ हुआ था। और ये जो पशु मेला है वो यहाँ पर लूणी नदी के किनारे ये चैत्र कृष्णा 11 को आरंभ होता है। कब को? चैत्र कृष्ण 11 को। और चैत्र कृष्ण 11 से आरंभ होकर और चैत्र सुदी या फिर इसको शुक्ल पक्ष सुदी कहो या फिर शुक्ल पक्ष कहो, चैत्र सुदी 11 तक, यानी कि 1 महीना, या फिर आप 11 कहो या फिर इसको एकादशी कहिए। क्या हिंदी में थोड़ा सा और जाओगे तो इसको कहेंगे एकादशी। तो ये चैत्र कृष्णा 11 से आरंभ होकर चैत्र सुदी 11 तक यानी कि एकादशी तक चलता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी नस्लें है? ये कांकरेज नस्ल की गायें और सांचौरी नस्ल के कांकरेज नस्ल की गाय और सांचौरी नस्ल के बैल और इसके साथ में मालानी है। तो मालानी विशेष रूप से घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो मालानी के घोड़े, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए मालानी के घोड़े और ये पूछा जाए कि मालानी के घोड़ों का घर पूछा जाए तो कहाँ होगा? तो होगा धोरिमना के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आलमजी। कैसा दौरा है? आलमजी का दौरा। इसको घोड़ों का घर, अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर घोड़े आपको बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े मिलेंगे। आलमजी का दौरा जो ये है, तो ये सब ये जो पशु मेला है वो मोटा राजा उदय सिंह के समय आरंभ हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 114, निम्न घटनाओं पर विचार करो। ये जो है इसमें पहला ऑप्शन अ है कि मारवाड़ी चित्रकला पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव। दूसरा है मुगल सिक्कों का मारवाड़ में चलन। ये दो बातें कही गई हैं। देखो कि अगर अपन यहाँ पर इनका देखें कि उपयुक्त का संबंध मोटा राजा उदय सिंह से निम्न में से किस घटना से है? ये जो दोनों घटनाएं हैं इसमें प्रथम कथन से इसका संबंध है या फिर द्वितीय कथन से है या फिर दोनों कथनों से है या फिर उपयुक्त में से कोई कथन नहीं। तो इसमें से आपको वो बताना है जिसका मोटा राजा उदय सिंह से इन घटनाओं का संबंध रहा है। देखिए मारवाड़ी चित्रकला पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव। देखिए जैसे राव मोटा राजा उदय सिंह हैं जो राव मालदेव का पुत्र हैं, लेकिन इससे पहले मारवाड़ की स्वतंत्र चित्रकला शैली थी। उसके बाद में राव चंद्रसेन आया तो वो भी किसी के अधीन रहा नहीं। तो ऐसे में उस पर भी यानी उसके काल में भी जो मुगल चित्रकला शैली है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की और दिल्ली में उसका उठना बैठना हुआ और वहाँ से उन्होंने जो मुगल चित्रकला शैली है उसका मारवाड़ी चित्रकला में उन्होंने क्या किया? सामंजस्य करवाया, उसके अंदर कुछ न कुछ उसका ऐड किया। तो इस प्रकार से ये जो कथन है वो कथन उदय सिंह से संबंधित है। दूसरा, मुगल सिक्कों का मारवाड़ में चलन, तो ये बात भी सही है। यह भी मोटा राजा उदय सिंह के काल में जो मुगल काल के सिक्के थे, क्योंकि ये सीधे दिल्ली के अधीन थे, तो वहाँ का जो सिक्का है जैसे फिरोज वगैरह है, ये जो सिक्का है ये जो चलते थे और तो ये भी यहाँ पर भी लागू थे क्योंकि ये उनके अधीन थे। ऐसे में वहाँ मुगल काल की जो भी है चित्रकला शैली कहिए या फिर उस समय के सिक्के कहिए, वो सभी जो है उनका यहाँ भी हस्तक्षेप था।
तो ऐसे में पहला कथन और दूसरा कथन यानी कि दोनों कथन है वो क्या है, वो मोटा राजा उदयसिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115 कि जोधपुर शासक मोटा राजा उदयसिंह की मृत्यु उपरांत, यानी कि मोटा राजा उदयसिंह की मृत्यु कब होती है, मोटा राजा उदयसिंह की मृत्यु होती है 1595 में। निम्न में से किस शासक ने राजा के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी, यानी कि मोटा राजा उदयसिंह के बाद में मारवाड़ यानी कि राठौड़ यानी कि जोधपुर, वहाँ का शासक कौन बना, तो वो शासक बना सूर सिंह। कौन बना, सूर सिंह। और ये सूर सिंह था जिसे अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, सवाई राजा की। अब देखिए मोटा राजा को अरे सूर सिंह को अकबर ने दी सवाई राजा की उपाधि, और देखिए सवाई राजा या सवाई की उपाधि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, वो मेवाड़ सॉरी अपने जो जयपुर के जो आमेर के जो कछवा थे, तो उन कछवाओं में भी मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में जो विजय सिंह नाम था और बाद में उनका नाम भी जय सिंह कर दिया गया था, वो वहाँ से सवाई जय सिंह की उपाधि शुरू होती है। क्योंकि जो जय सिंह था उसको मिर्जा राजा जय सिंह से सवाया माना गया था, यानी कि वो वीरता में, वाकपटुता में और चातुर्य में, सब मामले में वो मिर्जा राजा जय सिंह से क्या था, सवाया था। और सवाया होने के कारण उसको क्या सवाई की उपाधि दी, और बाद में उन्होंने यानी कि कछवाओं ने एक कोड वर्ड अपने लिए सरनेम धारण कर लिया सवाया का, यानी बाद में सवाई माधो सिंह, सवाई अपने ईश्वरी सिंह, महाराजा मान सिंह, सभी के वर्तमान तक सवाई इनके पीछे लगता है। लेकिन जोधपुर का एकमात्र शासक है वो है सूर सिंह, जिसकी यह सवाई राजा की उपाधि है। और ये बात और भी सही है कि अकबर ने मारवाड़ वाले को भी सवाई की उपाधि दी है, और जो जयपुर के कछवा थे जय सिंह, उनको भी सवाई की उपाधि अकबर ने ही दी थी। और सवाई सूर सिंह है जो अकबर और अकबर के साथ में जहांगीर, यानी कि दो मुगल बादशाहों का के शासन में वो है मुगल सेवा करता है। पहला कौन सा, पहला तो हो गया अकबर और दूसरा कौन सा, जहांगीर। इन दोनों के काल में ये क्या है, मुगल सेवा करेगा। ऐसा अगर बीकानेर के बारे में पूछा जाए तो वहाँ का जो बीकानेर का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है राय सिंह। कौन, राय सिंह। राय सिंह ने भी दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, और लेकिन जब जयपुर के कछुओं की बात की जाती है तब कहा जाता है कि जय सिंह है जिन्होंने 5 मुगल शासकों के काल में मुगल सेवा प्रदान की थी। ये विभिन्न इनके बारे में जानकारी है। और राय सिंह यह था जिसको जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। कहाँ का, इनको 3 साल के लिए जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था, ये भी सवाल बन सकता है। और इस प्रकार से आज की जो मोटा राजा उदयसिंह से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी वो पूर्ण होती है। कल हम सवाई राजा सूर सिंह और उससे आगे के राजा है वो लेकर उपस्थित होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस प्रश्नोत्तरी का पूरा फ़ायदा उठाइए, और इसमें जो पूरा कंटेंट है वो ऑथेंटिक है, और इसमें जितने भी जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए वो, और जो बाद में जो पीछे जो बच रहे हैं उन प्रश्नों को भी हम इसके अंदर शामिल करके और आपके लिए बहुत ही सरल काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ज़रूर वीडियो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।